आज हम भारत के प्राचीन भारत के जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है 2005 की, और इनकी हैं रोमिला थापुर। उसका अध्ययन पहला पार्ट है आज। भारत का संविधान है, उद्देशिक है। आपको मालूम है कि कोई भी गवर्नमेंट किताब होती है उसमें भारत का संविधान की उद्देशिका, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य और ये मूल अधिकार, ये निश्चित रूप से तीनों दिए हुए होते हैं। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन क्यों है, क्या अध्ययन क्यों किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एक स्थल है नागार्जुन कोंडा में, एक रंगभूमि एम्फी थिएटर के अवशेष नागार्जुन कोंडा में इस तथा अन्य अनेक भवनों का निर्माण इक्ष्वाकु शासकों के शासनकाल में ईसा की 3री-4री सदी में हुआ था। नागार्जुन सागर बांध तैयार हो जाने पर ये प्राचीन स्मारक जलमग्न हो जाते हैं, इसलिए इस रंगभूमि और यहाँ के अन्य भवनों को एक एक पत्थर और एक एक ईंट सहित उठाकर जलाशय के बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर अपने मूल रूप में पुनः स्थापित कर दिया गया है। ये अब हम जानते हैं भारतीय इतिहास का अध्ययन क्यों है। भूमिका। तुम्हारे मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो। गुजरे हुए ज़माने को समझने का एक रास्ता है, एक तरीका है इतिहास का अध्ययन। इसका तात्पर्य अतीत को समझने का प्रयास करने से भी है। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वे इन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे। अतीत को जानना तुम्हारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि तभी तुम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तभी तुम्हें अपने देश की कहानी मालूम होगी। इस कहानी की शुरुआत सदियों पूर्व हुई थी। अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया है। पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीख और घटनाओं की, अधिकतर केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश होता है। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। एक जमाना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति थी। अब संस्कृति में समाज की सभी गतिविधियों का समावेश होता है, इसलिए इतिहास में हम अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं बल्कि समाज के सभी स्तरों के समुदायों का अध्ययन होता है। अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिज्ञों के अलावा उन सामान्य लोगों जैसे व्यापारियों, कारीगरों, किसानों और मजदूरों के बारे में भी जानकारी रहती है, जिन्होंने इतिहास को बनाने में योगदान दिया। इतिहास में कला और स्थापत्य का, भारतीय भाषाओं के विकास का, साथ ही साथ धर्मों का अध्ययन होता है। अब हम केवल यह नहीं देखते हैं कि समाज के कुलीन वर्ग में क्या होता था, बल्कि निचले स्तरों के लोगों के कार्य, रुचियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। इससे इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है। हम अपने समाज को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कुलीन और सामान्य स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना है, वे सभी आरंभ में भारत के मूल निवासी नहीं थे। उनमें से बहुत से बाहर से आकर भारत में बस गए। यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों में वे घुल मिल गए और भारतीय समाज का अंग बन गए। इसलिए नाना प्रकार के लोगों के कारण हमारे देश में नाना प्रकार की धार्मिक कृत्य, बोलियाँ और रीति रिवाज प्रचलित हुए। हमारे कई मौजूदा विचारों के बारे में हम सोचते हैं कि ये पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, इसलिए सही है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत ज़रूरी है। इतिहास की जानकारी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है स्रोत सामग्री का विवेचन करके सावधानी से उपयोग करना। प्राचीन काल के इतिहासवेत्ताओं को विभिन्न किस्म की स्रोत सामग्री का उपयोग करना पड़ता है।
इसमें से कुछ स्रोत सामग्री विश्वसनीय होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, इसलिए विश्वसनीय स्रोत सामग्रियों को ज़्यादा महत्व देना जरूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि इतिहास वेताओं अतीत के किसी विचार को प्रस्तुत करने के बारे में जो दलीलें देते हैं वे बुद्धि संगत होनी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, इन कारणों की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीत की बुद्धिपूर्वक जांच पड़ताल करना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, केवल इसी तरीके से ऐतिहासिक ज्ञान आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अतीत का अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प होता है। यह गढ़े हुए खजाने की खोज के खेल जैसी चीज़ है। इस खेल में खजाने को खोजने के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर सुराग या संकेत छिपे रहते हैं। एक सुराग मिलने पर तुम्हें अगले सुराग का पता चल जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में तुम खजाने तक पहुंच जाते हो। इतिहास के मामलों में खजाने का अर्थ है यह जानना कि तुम्हारे जन्म के काफ़ी पहले दुनिया में और हमारे देश में क्या क्या घटित हुआ है। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी उनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। अतीत के बारे में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों में जानकारी मिलती है। जब अभी छपाई का ज्ञान नहीं था, उस युग के हमें कागज पर हाथ से लिखे हुए लेख या ग्रंथ मिलते हैं, परंतु उससे भी पहले के युग में जब कागज नहीं था, लेख और ग्रंथ ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, खंभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी उकेरे जाते थे। अतीत में और भी पीछे एक ऐसा भी समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे। प्राचीन काल के लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी उन चीज़ों से मिलती है जो कि छोड़ गए, जैसे उनके मिट्टी के बर्तन, मृदभांड या उनके हथियार और औजार। ये ठोस चीज़ें हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कभी कभी तो इन चीज़ों को सचमुच ही धरती से खोदकर निकालना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ऐतिहासिक खजाने को खोज निकालने के खेल के सुराग हैं। सुराग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी हस्तलिपियों का है। हस्तलिपियाँ, अब ये देखिए किस प्रकार के चित्रों से हमें देख उन पुस्तकों को कहते हैं। हस्तलिपियाँ उन पुस्तकों को कहते हैं जो ताड़पत्र या भोजपत्र या कागज पर हाथ से लिखी गई हो। आमतौर पर कागज पर लिखी हुई हस्तलिपियाँ ही अधिक मिलती हैं, यद्यपि ये उतनी पुरानी नहीं होती जितनी कि ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी हुई पुस्तकें। ये ज़्यादा पुरानी पुस्तकें जिन भाषाओं में लिखी गई है उनमें से कुछ भाषाएं आज हमारे देश में नहीं बोली जाती, जैसे पाली और प्राकृत। दूसरी अनेक पुस्तकें संस्कृत और अरबी भाषा में हैं। इन भाषाओं का आज भी हम अध्ययन करते हैं और कभी कभी धार्मिक संस्कारों में इनका इस्तेमाल करते हैं, पर आज हम उन्हें अपने घरों में नहीं बोलते। तमिल भाषा में भी पुरानी पुस्तकें मिलती हैं। दक्षिण भारत में बोले जाने वाली इस तमिल भाषा में काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। सब शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। दुनिया के अनेक भागों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में लिखा मिलता है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्राय यूनानी, जिसे ग्रीक बोलते हैं, लैटिन भाषा में लिखी जाती थी। पश्चिमी एशिया में पुस्तकें अरबी तथा हिब्रू भाषा में और प्राचीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। भारत के हस्तलिखित पुस्तकें जिन लिपियों में लिखी गई हैं वे हमारी आज की लिपियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। संस्कृत को अधिकतर पुस्तकें देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। देवनागरी में लिखी उन पुस्तकों को तुम पढ़ तो सकोगे, परंतु जब तक तुम्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं समझ पाओगे इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन 2000 साल पहले की लिखावट काफ़ी भिन्न रही। उस जमाने के अभिलेख पढ़ने के लिए तुम्हें उस पुरानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके सीखना होगा। उस अधिक प्राचीन लिपि में लिखी गई हस्तशिल्पियाँ आज नहीं मिलती, पर उस जमाने के अभिलेख आज भी मिलते हैं।
पत्थर की सतह पर या धातु के पत्थरों पर जो लेख उकेरे जाते हैं उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं में ऐसे अनेक अभिलेख मिले हैं। अतीत के बारे में जोड़ बटोर कर जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अभिलेख एक प्रकार से सुरागों का काम करते हैं। हस्तलिखित पोथियाँ प्राय पुस्तकालयों में मिलती हैं, परंतु अभिलेख, शिलालेख, शिलाखंडों, स्तंभों, प्रस्तर फलकों, भवनों और धातु पत्रों पर भारत के इतिहास के बारे में अधिकतर जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलती है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इन अवशेषों में स्मारक या भवन, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियां तथा अन्य अनेक किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सदियों पहले के लोग अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते थे। कुछ अतीत प्राचीन नगर और गांव या तो उजड़ गए या नष्ट हो गए और उनके मकान धरती के भीतर समा गए। उनका उत्खनन करना पड़ता है, यानी उन्हें धरती के भीतर से खोद कर निकाला जाता है। परंतु कुछ प्राचीन भवन आज भी खड़े हैं, जैसे मंदिर, उनका उत्खनन करने की जरूरत नहीं है। पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिलती है कि हजारों साल पहले के भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार का रहा है। उसे हम आदिम अवस्था वाला जीवन कहते हैं, क्योंकि लोग अपनी जीविका के लिए ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे। न वे अपना भोजन पकाते थे, न ही उनके कपड़े सिले होते थे, न ही उनके घर होते थे, चूँकि वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे। पौधे और पेड़ों से जो मिलता था उसी पर गुजारा करते थे और पशुओं को पालने की बजाय उनका शिकार करते थे, इसलिए उन्हें हम खाद्य संग्राहक कहते हैं। आगे जब धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास के पौधों तथा पशुओं के बारे में आधिकारिक जानकारी मिली और उनके औजारों और काम करने के ढंग में बनाया। अंत में उन्होंने पौधे उगाने, पशुपालन के तरीके खोज निकाले। उस अवस्था वाले मानव को हम खाद्य उत्पादक कहते हैं। तब मानव केवल उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रह गया था जो प्रकृति में सहज मिल जाती हैं, बल्कि उसने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। जीवन में यह एक बड़ा सुधार था। जल्दी ही उन लोगों के जीवन स्तर में इतना अधिक सुधार हुआ कि वे न केवल बढ़िया झोंपड़ियों में रहने लगे, बल्कि उन्हें चिंतन करने, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने और अपना रहन सहन सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। भारत एक बड़ा उपमहाद्वीप है, परंतु इसके भौगोलिक लक्षण सुस्पष्ट हैं। उत्तरी सीमा पर जो पर्वत है वे भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, परंतु इन पर्वतों में जो अनेक दर्रे हैं वे संपर्क के रास्ते थे और सदियों तक लोग इनसे दोनों ओर आते जाते रहे हैं। ये पहाड़ी दर्रे विचारों के आदान प्रदान के भी मार्ग बने। सिंधु और गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र थे, इसलिए अनेक लोग यहाँ आके बस गए। प्रारंभ में यहाँ घने जंगल थे, धीरे धीरे इन जंगलों को काटा गया, जमीन को कृषि योग्य बनाया गया, तभी जाकर इन मैदानों में कई राज्यों का उदय और विस्तार हुआ। यदि तुम दिल्ली से कोलकाता तक रेल यात्रा करो तो तुम्हें दूर दूर तक खेत नजर आएंगे। आज यकीन करना कठिन है कि किसी समय इस क्षेत्र में घने जंगल थे। भारतीय प्रायद्वीप एक ऊंचा पठार है, इसमें अनेक नदियां बहती हैं। आरंभ में नदियां इन घाटियों में ही आदमी ने अपनी बस्तियां बसाई थी। भारत के प्राचीन तथा पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र में उपजाऊ थे। पूर्वी समुद्र तट का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ अनेक नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जिन क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होता है वहाँ अधिक बस्तियाँ स्थापित हो जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीज़ों का लेन देन करने के लिए बस्तियों के बीच अक्सर ही संबंध स्थापित हो जाते हैं। ऐसे लेन देन से व्यापार का जन्म होता है और संपर्क सूत्र व्यापारी मार्ग में बदल जाते हैं। व्यापार से लोगों के आवागमन को बढ़ावा मिलता है। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और इस प्रकार लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। सबसे पहले लेन देन और आवागमन करने वाले पशुचारी लोग थे, जो अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों तक ले जाते थे। आबाद हुए किसानों से संबंध स्थापित करते थे और अपने साथ लेन देन की कुछ चीज़ें लेके चलते थे। जहाँ
ऐसे लेन देन में सफलता मिली, वहाँ धीरे धीरे लेन देन के काम का पूरा जिम्मा व्यापारियों ने ले लिया। तब वाणिज्य व्यवसाय को बढ़ावा मिला। इसलिए पशुपालन, कृषि तथा व्यापार मनुष्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं और ये इतिहास के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। कौन लोग कहाँ से आए, यह जानने का एक तरीका यह है उस क्षेत्र की भाषाओं का। क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने वाले लोग अपने साथ अपनी भाषा को भी ले जाते। तब इन नए लोगों की भाषा का स्थानीय लोगों की भाषा के साथ मिश्रण होता। भाषा के इस मिश्रण से एक नई भाषा का नई भाषा जन्म लेती। जिन क्षेत्रों के लोगों का दूसरे लोगों के साथ अधिक संपर्क होता, उनका जीवन तेजी से बदलता। परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो दूसरे से कटे हुए या अलग थलग बने रहते हैं। ऐसे क्षेत्र के लोगों में कम परिवर्तन होता है। भारत के कुछ भागों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे क्षेत्र में अक्सर जो लोग बसते हैं उन्हें हम आदिम जनजाति या आदिम संस्कृतियां कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अध्ययन में इनका बड़ा महत्व है। इनका जीवन क्रम प्राचीन भारत के उस समय के लोगों के जीवन के समान है जब भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हो रहा है। उनमें ऐसे अनेक पुराने जीवन मूल्य मौजूद हैं जो भारत के अन्य भागों से अब लुप्त हो गए हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत में ऐसे आदिम संस्कृतियाँ अब भी जीवित हैं। इनसे हमें अनेक बातों की जानकारी मिलती है। ये एक पुरातात्विक स्थल है। हमने अब तक ये देखा कि भारत इतिहास में का अध्ययन क्यों किया जाता है। हम अगले नेक्स्ट में पहला चैप्टर NCERT जो पुरानी 2005 रोमेला थापुर है उसका पहला पार्ट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।